अभी स्टडी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो हम थेरेपी कर रहे हैं वो एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। जो फर्स्ट केस मैंने करा था वो कंपैशनेट ग्राउंड पे करा था। कोविड तो आपका दिसंबर एंड में आ गया था। चाइना की पिक्चर्स देख ही रहे थे, वो अविश्वसनीय वाले पिक्चर्स। पर जब ये यूएस में आया तो मुझे लगा कि नहीं, अब दूर नहीं कि इंडिया में भी आ जाए और हमें सतर्क होना चाहिए। चाइना में एक स्टडी हुई, 5 लोगों की स्टडी हुई, फिर 10 लोगों की हुई, फिर यूएस में भी करी। तो इस तरह से एकदम से प्लाज्मा के लिए सब तरफ तो माहौल बना। माय उपचार के चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड शायद सबसे बड़ी एक्सपर्ट आज इंडिया में डॉक्टर पाठक ही हैं और आज उनसे हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कुछ बातें करेंगे। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर संगीता पाठक हूँ। पिछले 23 साल से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यानी ब्लड बैंक को चलाती हूँ और ब्लड बैंक की स्पेशलाइजेशन करी हुई है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में। पिछले 14 साल से मैक्स हॉस्पिटल में काम करती हूँ। इससे पहले मैं रेड क्रॉस को हेड कर चुकी हूँ 3 साल राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट को हेड कर चुकी हूँ और अभी मैं मैक्स हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की हेड। नमस्ते डॉक्टर पाठक, माय उपचार के चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आजकल सुनने में बहुत आता है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों को ठीक किया जा रहा है। ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट है उससे हम उसका प्लाज्मा निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं? कि उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी थ्रू द एंटीबॉडीज इन एब्सेंस ऑफ अ वैक्सीन। अगर वैक्सीन नहीं है आपके पास और आपको फिर भी एंटीबॉडीज देनी है, कहाँ से दोगे? तो वो प्लाज्मा के थ्रू ही पॉसिबल, क्योंकि जो रिकवर हो गया है उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी तभी वो ठीक हुआ। और वो एंटीबॉडीज अगर मैं अब किसी पेशेंट के अंदर डालूंगी जिसको कि कोविड है इस टाइम पे, तो डेफिनेटली लॉजिकल थिंकिंग अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली वो वर्क करती है। पर मैं फिर से बोलूंगी, ये अभी स्टडी ट्रायल है, तो इस पे ये कमेंट देना कि ये बिल्कुल ठीक कर देती है, ये मैं अभी फिर आपसे नहीं बोलूंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लाज्मा निकालेंगे और देंगे। मैम, सरल शब्दों में समझाइए कि प्लाज्मा आखिर होता क्या है? हमारा जो ब्लड है उसके 2 पोर्शंस हैं, एक प्लाज्मा है और एक सेल्स है। तो जो प्लाज्मा है 55% वॉल्यूम जो है वो प्लाज्मा से बनता है हमारे ब्लड का। और प्लाज्मा में सब कुछ चीजें होती हैं, सारी चीजें मींस एक तो रेड सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, ये सेल्स होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। और किसमें सस्पेंडेड रहते हैं? वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और प्लाज्मा में क्या होता है? सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आप सोचिए, सब कुछ आपका जो एनर्जी गिविंग सोर्सेज वो रेड सेल है, ऑक्सीजन कैरी करता है वो हमारे लिए, पर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फ्लूइड है हमारी बॉडी का। उसके बिना, जैसे रेड सेल के बिना नहीं रह सकते, सिमिलरली प्लाज्मा के बिना यू कैनॉट सर्वाइव। इट हैज एवरीथिंग, ऑल द एंटीबॉडीज, जो नॉर्मल एंटीबॉडीज होती है वो भी सस्पेंडेड रहती है उसमें, जो हमें रूटीन में चाहिए होती है वो भी रहती है उसके अंदर। तो प्लाज्मा वो पार्ट है जो ये सब हमारे लिए कैरी करता है। डॉक्टर पाठक, ये बताइए कि इस बीमारी से उबर चुके मरीजों के शरीर से प्लाज्मा स्वस्थ होने के कितने दिनों के बाद लेना चाहिए ताकि सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो? जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके एंटीबॉडीज का, जैसे आपने बोला कितने दिन में ले लेना चाहिए, एंटीबॉडीज वेरिएबल होती हैं और इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें दिया है ICMR ने कि विदिन 4 महीने उसकी रिकवरी के हमें ले लेना चाहिए। शायद उसके बाद उसकी वो एंटीबॉडी लेवल नहीं रहे, ये उन्होंने हम लिखा है, कोई अगेन प्रूव्ड नहीं है अभी। और हम क्या करते हैं, कैसे लेते हैं प्लाज्मा, कि हम क्या करते हैं, उससे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है उसकी, कि उसके पास एक कोविड का पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए, लैब डायग्नोस्ड। जो आता है मेरे पास देने, मैं उससे पूछे आपके पास आपको कोविड हुआ था, तो कोई भी कह देगा हाँ हुआ था जी। पर ऐसे नहीं मानते हम लोग, बोले आप अपना रिजल्ट दिखाइए, आपका अपना लैब का रिपोर्ट दिखाइए। तो लैब डायग्नोस्ड आपके पास एक कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, ये ICMR की फर्स्ट गाइडलाइन। अब आप कह रहे हैं कि कितने दिन में, तो हमारा मिनिमम कट ऑफ लेवल जो है वो 14 दिन है। 14 दिन गुजर जाने चाहिए फर्स्ट नेगेटिव टेस्ट से। तो फर्स्ट नेगेटिव टेस्ट जब हो जाएगा उसके 14 दिन बाद मैं कंसिडर करूंगी उस पेशेंट, उस डोनर को, कि वो प्लाज्मा दे सकता है। और प्रेफरेबली, मतलब वो अगर 28 दिन हो गए हैं 14 दिन में, तो मैं पूछूंगी उससे आपका नेगेटिव टेस्ट है कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो मैं 2 नेगेटिव RT-PCR उसके टेस्ट करवाऊंगी। अगर
28 दिन हो गए उसके और उसके पास एक नेगेटिव रिपोर्ट है, तो 28 दिन में मैं उसका RT-PCR नहीं कराऊंगी और मैं उसका तुरंत प्लाज्मा ले लूंगी अपने ब्लड बैंक के टेस्ट करने के बाद, तो वो मैं तुरंत ले लूंगी। और एक बात ये फिर से याद रखिए कि विदिन 4 मंथ्स हमें ले लेना चाहिए, उसके बाद हमें एंटीबॉडीज का अभी पता नहीं है कि रहेंगे कि नहीं। मैम, आपने अभी बताया कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, उनसे आप प्लाज्मा ले सकती हैं क्योंकि उनकी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती हैं। पर ऐसे कई लोग हैं जिनको कोरोना का एक्सपोजर हुआ पर उनको कोई लक्षण नहीं दिखे, जिनको हम अंग्रेजी में एसिम्प्टोमेटिक केसेस कहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों से भी प्लाज्मा लिया जा सकता है कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए? फिलहाल तो हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है और हो सकता है जैसे वही सरकार अभी बार बार गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं एज पर द सिचुएशन, तो वो सरकार देखती है कि अच्छा अभी ऐसे चल रहा है, ICMR स्टडी करता है ये सब, और हो सकता है आने वाले महीने 1.5 महीने में शायद ये गाइडलाइन रिवाइज हो जाए। पर अभी इस टाइम पे हम लोग ऐसे वाले केसेस नहीं ले रहे हैं बिकॉज अभी तक गाइडलाइन ये बोलती है कि आपको फर्स्ट कोविड का लैब डायग्नोज्ड कोविड होना चाहिए आपके डोनर में, तो वो अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं। एटलीस्ट मैं अपने सेंटर में नहीं ले रही हूँ और मैं वेट करूंगी कि ऐसा कोई गाइडलाइन ICMR से या हमारे मिनिस्ट्री से आए तो फिर मैं ऐसे केसेस को लेना शुरू। ये बताइए कि जो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, क्या उनको डोनेट करने से कोई नुकसान है या ऐसा कोई भी कारण है जिसकी वजह से हम खुद सामने ना आए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं है। और जब मैंने शुरू में स्टार्ट करा था प्लाज्मा, मैंने अप्रैल में स्टार्ट कर दिया था। ये तो मतलब अब तो पेंडेमिक के 4-4.5 महीने से भी ऊपर होने जा रहा है और मैंने प्लाज्मा लेना शुरू कर दिया था अप्रैल में। और उस टाइम पे ICMR जो है गाइडलाइन भी तब तक बहुत प्रॉपर नहीं आई थी और उसमें मतलब ये चीजें थी कि डोनर के साथ ऐसे होना चाहिए। और जब मैंने लेना स्टार्ट करा तो मैं देख रही थी जब मेरे यहाँ से लोग जाते थे ठीक होके और हम उनको काउंसिल करते थे तो वो बहुत अच्छे से हाँ हम आएंगे देने, और बहुत लोग आए देने, मतलब इतना लोगों ने हेल्प करा कि मुझे लगा कि शायद जब मुसीबत आती है तो देखो किस तरह लोग एकजुट होते हैं, और वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और मेरे यहाँ पे जितने लोग जा रहे थे डिस्चार्ज होके और हम लोग जब काउंसिल कर रहे थे, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने बोला हम डोनेट करेंगे, और आप मानेंगे बहुत सारे लोगों ने डोनेट भी किया। और नुकसान की बात ऐसी है कि नुकसान तो इससे कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी प्लाज्मा लिया जाता है ये नॉर्मल डोनेशन जैसे ही हो गया ना, पर उसमें एक खूबी आ गई, एक और खूबी आ गई कि उसके अंदर कोविड के एंटीबॉडीज हैं, अदरवाइज तो वो नॉर्मल प्लाज्मा डोनेशन जैसा ही हो गया। तो नॉर्मल प्लाज्मा डोनेशन जब हम लेते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल अमाउंट्स में ही निकाला जाता है। आज की डेट में कोरोना का पेशेंट जो रिकवर हो चुका है वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो वो कहाँ जा सकता है, उसके पास क्या विकल्प है? तो सबसे पहला ऑप्शन तो जिस अस्पताल में वो था, अगर वहां पे सुविधा है इस तरह की प्लाज्मा फेरेसिस की और वो प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उसको सबसे पहले तो अपने उसी हॉस्पिटल को हेल्प करना चाहिए जिसने आपके लिए करा, जिसने आपको ठीक करा। और दूसरा, अब जैसे सरकार ने बहुत सारे प्लाज्मा बैंक खोल दिए, दिल्ली में 2 प्लाज्मा बैंक बन गए, तो वो वहां पर जाके भी डोनेट कर सकते हैं। और मैक्स में जो मेरे पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं वो ज्यादातर मेरे यहाँ के डोनेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस अस्पताल ने मुझे बहुत क्राइसिस से निकाला है और मैं वो करता हूँ ये इनके, तो वो आके डोनेट करते हैं। तो आप कहीं पर भी किसी भी जगह जाके डोनेट कर सकते हैं जहां पर ये सुविधा है प्लाज्मा थेरेपी। ये जो प्लाज्मा थेरेपी की जाती है कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए, ये सिर्फ गंभीर मामलों में ही की जाती है कि कम गंभीर मामलों में भी की जाती है? जब मैंने स्टार्ट करी अपनी स्टडी तो हमने ICMR ने कहा था खाली मॉडरेट केसेस में कर सकते हैं, ठीक है। ICMR ने तो एक मॉडरेट का वो बना दिया था, तो हम थोड़े से कन्विंस्ड नहीं थे मॉडरेट केसेस से, हम लोग नहीं कन्विंस थे, इसीलिए मैंने DCGI में एनरोलमेंट कराया अपना। और DCGI में जब एनरोलमेंट कराया तो मैंने अपने ये वाला जो फैक्टर था ये मैंने ऑल्टर करा। मैंने ऑल्टर कैसे करा कि मुझे मॉडरेट टू सीवियर केसेस में करना, तो ये ऑल्टरेशन मैंने करा और हमने अपने जो केसेस थे स्टडी वाले केसेस उनमें हमने सीवियर केसेस में भी करा। पर आपको एक चीज बता दूं कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन अब जो आई है
13 जून को रिलीज हुई थी। ऑफ लेबल के तहत वो एक लाइन बोलते हैं उसमें कि मॉडरेट केसेस इन विच देयर इज अ इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन स्पाइट ऑफ द यूज ऑफ स्टीरॉइड। तो मैं अगर अपनी पूरी बातचीत का निष्कर्ष निकालूं तो वो ये है कि प्लाज्मा थेरेपी आज से पहले भी कई बीमारियों के इलाज के लिए की जा रही है, लेकिन कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए ये अभी केवल एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, लेकिन इसके जो शुरुआती रिजल्ट्स हैं वो कुछ इंकरेजिंग आ रहे हैं। इस पर कई स्टडी चल रही हैं मैक्स हॉस्पिटल में भी, और इसके रिजल्ट हमें जल्दी ही मिल जाएंगे। वे सभी लोग जिनको अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया था और अब ठीक हो गए हैं, आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग आगे आए, अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि जो लोग अभी इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी ठीक होने का एक मौका मिल सके। मैम, ये सब जानकारी देने के लिए शुक्रिया। क्या आप कोई आखिरी शब्द कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मैं भी एक अपील करना चाहूंगी, जो भी ये चैनल देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से, कि आप प्लीज हेल्प करें उन लोगों को, क्योंकि अभी मतलब एकदम से कोई ट्रीटमेंट तो पिन पॉइंटेड ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे मैं कहूँ मलेरिया का तो ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट है, पर इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और प्लाज्मा में होप है। तो मैं आप सबसे जो कोविड से रिकवर हुए हैं और जो एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं बहुत सारे, वो सारे क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल करते हैं, आप प्लीज प्लाज्मा डोनेट करिए उन सेंटर्स में जाके जहाँ पे प्लाज्मा लिया था। थैंक यू।